WWE अनरियल यानी कि एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आप लोग अपने उन दोस्तों को भेज सकते हो जो कि रेसलिंग देखते नहीं है या फिर ये बोलते हैं कि भाई ये तो सब स्क्रिप्टेड होता है, इसमें क्या ही ऐसा है जो तुम आज तक इसको बचपन से देख रहे हो। ये प्रॉब्लम आपको सबको फील हुई होगी और आज की इस नई सीरीज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नई डॉक्यूमेंट्री को कवर करना, जहां पे पर्दे के पीछे हम जाएंगे, एक ऐसी चीज देखेंगे जहां पे WWE ने ना ही सिर्फ केएफएफ को हमेशा के लिए मार दिया है, लेकिन एक बहुत अच्छे अटेम्प्ट में लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि जो रिंग के अंदर होता है उसको एक्चुअली चलाने के लिए उसके पीछे के जो मैकेनिक्स हैं उसमें कितना ज्यादा काम लगता है, और कुछ ऐसी सीक्रेट मोमेंट्स और एक ऐसे टाइप का ज्ञान जो शायद ही हम लोगों को पता हो वो फाइनली जानने को मिलेगा, ताकि हम एक्चुअली में इस स्पोर्ट के अंदर तक घुस पाएं और जान सकें कि आखिर WWE काम करती कैसे है। तो आज इस एपिसोड नंबर 1 ऑफ WWE अनरियल के अंदर अ न्यू एरा की बात करेंगे कि आखिर कैसे WWE ने रॉ और नेटफ्लिक्स के प्रीमियर तक अपनी जर्नी जो है उसको तय किया, और कुछ ऐसे सीक्रेट्स WWE के बारे में इस एपिसोड में जो बताए गए वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं भाई। तो डेफिनेटली वीडियो को एंड तक देखते रहना। यहाँ पे जो लाइक का बटन है वो दब जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट बिग डॉक्यूमेंट्री ऑन रेसल इंडिया। दिस इज WWE अनरियल। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो अगर आप लोग रेसल इंडिया से थोड़ा सा भी फेमिलियर हैं तो जानते हैं कि भाई दिस चैनल इज नोन फॉर डॉक्यूमेंट्री वीडियोस, और हम यहाँ पे पीछे नहीं हटते, हम पूरा डिटेल में अच्छे से बात करते हैं सारी चीजों के बारे में। तो इस पूरे हफ्ते में मैं सारे एपिसोड्स कवर करने की कोशिश करूंगा जो 5 आए हैं अनरियल के, और उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा, अपना पूरा रिव्यू दूंगा इस सीरीज के ऊपर। तो जो लोग भी आपके फ्रेंड्स हैं जो नहीं देखते हैं उनको जाके शेयर कर दो भाई, उनको WWE के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इस एपिसोड में बेसिकली ट्रिपल एच सबसे पहले बताते हैं कि किस तरीके से WWE का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक शो को रन करने के लिए बहुत सारी चीजें एक प्लेस के अंदर फिट होनी चाहिए, एक पजल पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, तो वो चीज जो हमें टीवी पे देखने को मिलती है वो फाइनल प्रोडक्ट हमें दिखता है। लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ करा जाता है, जस्ट लाइक एनी अदर स्पोर्ट। अगर आप लोगों ने ड्राइव टू सर्वाइव देखी हो भाई, F1 की जो सीरीज आती है नेटफ्लिक्स के ऊपर, उससे देख के आपको F1 से भी प्यार हो जाएगा भाई, बिकॉज उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जो उसमें एक्सप्लेन जिस तरीके से करी गई है उसको देख के ही आपको मजा आ जाएगा। ट्रिपल एच यहाँ पे बात कर रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं इस पूरे एंटरटेनमेंट के बड़े जायंट को जिसका नाम है WWE। और हमें यहाँ पे सबसे स्टार्ट में इस पूरे एपिसोड में कुछ सुपरस्टार्स की चेज, कुछ नर्वसनेस, कुछ बैकस्टेज मोमेंट्स देखने को मिली हैं, और कोडी रोड्स से स्टार्ट होती है जो कि वो बात करते हैं कि किस तरीके से वो WWE का सबसे बड़ा बेबी फेस है। उनकी बेटी लिबर्टी को ऐसा लगता है कि कोडी रोड्स एक प्रोफेशनल रेसलर नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल डांसर हैं, जो कि अगर WWE के टर्म्स में देखें तो काफी लॉजिकल है भाई बच्चों के हिसाब से, कि वो एक केमिस्ट्री ही तो ही है, एक काइंड ऑफ कोरियोग्राफी तो है जो रिंग के अंदर अपोनेंट्स आपस में करते हैं। इसके अलावा WWE के कैलेंडर पे हम आते हैं। आप लोगों को पता है कि ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो 365 डेज अ ईयर 7 डेज अ वीक चलता ही है भाई। इनको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये कर ही रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, शो आ रहा होता है, और उसमें से 2 जो शोज हैं रॉ स्मैकडाउन वो तो पक्के हैं, और उसके बाद PLEs स्पेशली आजकल की डेट में 2 नाइट के, क्योंकि अब शोज हो चुके हैं तो और भी ज्यादा शोज कंटेंट बढ़ता चला जा रहा है। तो WWE के इस कैलेंडर को बहुत ही बढ़िया वो 2K वाले ग्राफिक की तरह यहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे वो लीड करेंगे रॉ के प्रीमियर पे, उसके बाद वो जाएंगे रेसलमेनिया तक। लेकिन जो ऑब्वियसली सबसे बड़ी फ्यूड थी इस साल की उनकी रेसलमेनिया में जाते हुए वो कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना थी, तो उसके लिए प्लानिंग उनको मेजर करनी थी। इसके अलावा हमें दिखाया जाता है कि कैसे जॉन सीना ये बात बोल रहे हैं कि तुम कितना भी लिख लो, तुम कितना भी कोरियोग्राफ कर लो भाई, लेकिन अगर तुम जब सामने जाते हो और उस ऑडियंस के सामने तुम अडेप्ट नहीं कर पाते हो तो तुम्हारे कुछ नहीं हो सकता। अगर ऑडियंस के सामने तुम अडेप्ट नहीं कर पाए तो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे, बिकॉज ऑडियंस ही तो है एट द एंड ऑफ द डे जिसके लिए तुम सब कुछ कर रहे हो। जॉन सीना की इस बात में पूरा दम है भाई, हम कुछ भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन वो कैसा होगा वो हमें तभी पता लगेगा जब हम सामने जाके लाइव परफॉर्म करेंगे। फैंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमें भी देखने को मिलता है कि कैसे रिया रिप्ली उस बैकस्टेज सेगमेंट में इंजर्ड हुई थी लिव मॉर्गन ने जब उनको अटैक किया था। उनका जो शोल्डर ब्लेड है वो उनकी कॉलर बोन से अलग हो जाता है, और वो बात करती हैं कि कैसे उनको एक सर्जरी का ऑप्शन मिला था लेकिन उसमें 6 महीने लगते, यानी कि वो रेसलमेनिया से बाहर हो जाती, और उस वजह से रिया रिप्ली ने बोला कि मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगी, मैं इसको ऐसे ही कैरी करूंगी। और आज तक उनके शोल्डर पे अजीब सा एक आपको शेप देखने को मिलेगी जिसको वो लेके घूम रही हैं। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे जब ये मोमेंट हुई
बहुत अनलकी थी रिया रिप्ली। फॉर्चुनेटली वो इतनी सीरियस नहीं थी कि मजबूरी में सर्जरी करानी ही पड़ेगी, लेकिन सीएम पंक, डेमियन प्रीस्ट, ट्रिपल एच, काफी सारे लोग रिया रिप्ली को पीछे कंसोल करते हैं और ये उनकी बिहाइंड द सीन्स जर्नी चल रही थी रॉ ऑन नेटफ्लिक्स प्रीमियर से पहले। कोडी रोड्स को ये बड़ा बेबी फेस बनना है, जॉन सीना जो है वो वापस आ गया, उसका फेयरवेल टूर किक ऑफ होगा, उसके लिए बड़ी मोमेंट है। और रिया रिप्ले अपने बड़े मैच में जा रही है अगेंस्ट लिव मॉर्गन, एक ऐसी फ्यूड में जो इतने लंबे समय तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में विमेंस डिवीजन को लीड कर रही थी। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसका नाम मैंने यहाँ पे शायद नहीं लिया है अभी तक इतना, वो है सीएम पंक। ये वो बंदा है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में इतने सालों बाद वापस आया है। एक ऐसी चीज हुई थी जो कि किसी ने सोची भी नहीं थी। और यहाँ पे थोड़ा सा कर्टन रोल बैक करा जाता है ट्रिपल एच और सीएम पंक के रिलेशनशिप के ऊपर। बात करी जाती है कि कैसे एक टाइम पे दोनों कलीग्स थे जहां पे सीएम पंक और ट्रिपल एच एक्टिव सुपरस्टार्स की तरह परफॉर्म कर रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। उसके बाद ट्रिपल एच ऑफिस में चले जाते हैं, वहां से थोड़े ट्रस्ट इश्यूज होते हैं कि सीएम पंक नहीं मानता पॉल लेवेक की बात, पॉल लेवेक डजंट एग्री विद सीएम पंक। तो वहां से सीएम पंक को एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि इतना ज्यादा मुझे घिस रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई की, अगर मैं यहाँ पे काम करता रहूंगा ये तो मुझसे तब तक काम कराएंगे जब तक मैं मर ना जाऊं। तो एक पॉइंट पे सीएम पंक के जो कहते हैं ना गाड़ी से पहिए निकल के गिर गए, उनकी बुरी हालत हो चुकी थी, एग्जॉस्टेड हो चुके थे वो। और सीएम पंक का पाइप बॉम्ब, वो काइंड ऑफ एक फ्रस्ट्रेशन पूरी एक प्रोमो में हमें सुनने को मिली। वो वर्ड्स एक्चुअली में सीएम पंक के तरीके से बोले गए थे पर थे फिल ब्रुक्स के। तो सीएम पंक और ट्रिपल एच का रिलेशनशिप हमेशा से ही बहुत ज्यादा अनस्टेबल था। और यहाँ पे बात करी जाती है कि किस तरीके से सीएम पंक को 10 साल लग गए उन चीज़ों से उभरने में। इतनी सारी उन्होंने चीज़ें सोची, लेकिन उन 10 सालों में काफ़ी बार कॉन्वर्सेशंस हुई थी सीएम पंक को वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई में लाने की। और ट्रिपल एच भी ये बात करते हैं कि किस तरीके से भाई देखो एक बार तो बात हुई थी, लेकिन समझ में आ गया था कि अभी भी मैं वैसा हूँ, अभी भी सीएम पंक वैसा है, तो बात नहीं बन सकती। इस सीएम पंक को मैं नहीं वापस ला सकता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई में, इसको थोड़े अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। लेकिन वो कहते हैं उसके बाद कुछ सालों बाद जब मैं सीएम पंक से मिला, मैंने एक फोन कॉल उसके साथ करी, तो फिर मुझे लगा कि हाँ ये बंदा ऐसा लग रहा है थोड़ा चेंज हो गया है। हाँ मुझे लगता है कि मैं भी थोड़ा चेंज हो गया हूँ कि मैं उसकी बातें अब ढंग से सुन पा रहा हूँ। तो क्यों ना इस चीज को एक शॉट दिया जाए, क्यों ना सीएम पंक को फाइनली वापस लाया जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो जब इन दोनों को ऐसा फील हुआ कि हम अपनी मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए रेडी हैं, एक नया रिलेशनशिप पुरानी चीजें भुला के बनाने के लिए रेडी हैं, उस पॉइंट के बाद सीएम पंक एंड ट्रिपल एच ने डिसाइड करा और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डिसाइड करा दैट ही कैन एक्चुअली कम बैक। और जब से सीएम पंक वापस आए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, ये बात हम जानते हैं कि उनका बिहेवियर कितना ज्यादा डिफरेंट है। हर जगह वो किसी भी वीडियो में दिखाई देते हैं खुश लगते हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं हर एक मोमेंट को। ज्यादा उनके ऊपर स्ट्रेस नहीं है कि भाई मेरे को क्या करना है, सब कुछ मुझे ही यहाँ पे अचीव करना है, मैं ही इकलौता हूँ। यहाँ पे कल्चर वैसा नहीं रहा जैसा पहला था। और इसी वजह में से एक क्यूट बैक स्टेज मोमेंट हमें देखने को मिलती है जेकब पार्टू की और सीएम पंक की, जहां जेकब पार्टू सीएम पंक का ऑटोग्राफ मांग रहे हैं और वो कहते हैं कि डेफिनेटली मैं तेरे साथ क्या एक फोटो भी खिंचवा सकता हूँ। सीएम पंक कहते हैं बिल्कुल। और जबकि जेकब पार्टू भाई खुद इतना बढ़िया डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार है, लेकिन वो फैन बॉय मोमेंट भाई उनकी भी खत्म नहीं होती जो इतने सालों से सीएम पंक को टीवी पे देखते आ रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई की जब रॉ और नेटफ्लिक्स जैसे प्रीमियर को तुम्हें करना है, तो आपको हमेशा से पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हमेशा अपने शोज को बहुत ज्यादा हाईली कंट्रोल रखती है, तभी इतने बढ़िया बढ़िया कैमरा एंगल्स देखने को मिलते हैं, इतने अच्छे अच्छे शॉट्स निकल के आते हैं। और स्पेशली इस नेटफ्लिक्स एरा के अंदर तो कितने उन्होंने ड्रोन शॉट्स और क्या क्या ऐड नहीं कर दिया उसके ऊपर। लेकिन इस पूरी चीज का लिंक 3 चीजों के बीच में डिवाइडेड है। एक है प्रोडक्शन ट्रक जो कि खड़ा है बाहर अरीना के, जो कि सारे कैमरास हैं जहां पे सब कुछ चेंज करा जा रहा है। उसके बाद बीच में आता है गोरिल्ला पोजीशन, जिस पे मैं अभी आता हूं, जहां पे ये सारे बैठे हैं, मेन लोग बैठे हैं और वो शो को बेसिकली वो पपेट जैसे चलाते हैं ना, वैसे वो शो को चला रहे हैं। और फिर तीसरी चीज है रिंग, जहां पे रियल एक्शन हो रहा है, जहां पे सारा शो हमें देखने को मिलता है। तो गोरिल्ला पोजीशन अगर आप लोगों को ना पता हो, बताया जाता है कि गोरिल्ला मॉनसून एक टाइम पे रेसलिंग को एक जगह पे बैठ के मैनुअली टाइम करते थे कि कितने मिनट का मैच है, कितने देर का शो है, सारी चीजें मैनुअल हुआ करती थी। लेकिन उस पोजीशन पे बैठ के वो जो करते थे, और उन्हीं को ट्रिब्यूट देते हुए आज तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में उस जगह का नाम गोरिल्ला पोजीशन है। एक और मस्त चीज ये है कि जहां पे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई जाती है, चाहे कोई भी अरीना हो, कोई भी स्टेडियम हो, ये गोरिल्ला पोजीशन सेम रहती है। सेम इसलिए रहती है बिकॉज ये कस्टम खुद बनाते हैं भाई, जाके उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं उस अरीना के अंदर। और इन्होंने यहाँ पे काफी कमाल का ये टाइम लैप्स भी दिखाया गोरिल्ला पोजीशन का, जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा, मुझे मजा आ गया वो देख के। और उन्होंने कैसे मेक श्योर कर रखा है कि ये जो एक तरीके की गोरिल्ला पोजीशन है, फर्क नहीं पड़ता कि हम किस अरीना में है, कहाँ पे, हमेशा सेम रहे। ये एटमॉस्फेयर सुपरस्टार्स के लिए वैसा ही रहना चाहिए, ताकि जब तुम वहां पे आओ तो ऐसा लगे यार ये तो गोरिल्ला ही है, इस
को तुम भूल जाओगे एक सेकंड के लिए कि कहाँ है हम, कितने बड़े स्टेडियम में या कितनी छोटी अरीना में। तो इसको अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक डाउन करा जाता है, बिकॉज यही वो जगह है जहां से सारा शो चलाया जाता है। आज की डेट में भी WWE में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है उन तीनों में से जो अभी मैंने डिस्क्राइब करी थी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले एक टेबल है जहां पे ट्रिपल एच बैठते हैं ब्रूस प्रिचर्ड के साथ। बेसिकली ट्रिपल एच सब मेन चीज देख रहे हैं, ब्रूस प्रिचर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हर चीज के। और दूसरी टेबल है जहां पे एक टाइम कीपर बैठ के हर चीज का टाइम काउंट कर रहा है कि कितना लंबा मैच है, कितना टाइम रहता है शो के अंदर। और फिर उसके साथ बैठता है हर मैच का प्रोड्यूसर, जो कि अलग हो सकता है। WWE में अगर बात करें तो अबिस यानी कि क्रिस पार्क, बॉबी रूड हैं, माइकल हेस हैं और कई सारे और मैच प्रोड्यूसर्स हैं, टाइसन किड हैं। कुछ मैचेस आपने देखा होगा एडम पियर्स भी प्रोड्यूस करते हैं। सेगमेंट्स प्रोड्यूस करने वाले लोग अलग हैं। और यहाँ पे काम कैसे चलता है कि ये जो मैच प्रोड्यूसर है ये ट्रक में बैठे हुए लोगों से भी कम्युनिकेट कर सकता है जो अरीना के बाहर है, लेकिन यहाँ से बताया जाता है ताकि जो भी कैमरास फटाफट चेंज करने हैं, किस तरीके से क्या दिखाना है, कौन सी मोमेंट मिस नहीं करनी, वो मैच का प्रोड्यूसर ही बता सकता है, बिकॉज उसी का विजन है जो कि रिंग में हमें देखने को मिल रहा है। और दूसरा कम्युनिकेशन चैनल जो इस प्रोड्यूसर का होता है वो सीधा रेफरी के साथ होता है। रेफरी के कान में एक ईयरपीस रहता है जिसको ट्रिपल एच और बाकी सारे लोग डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं एक लाइन खोल के, एक बटन दबा के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर कुछ भी हो जाए तो एकदम से सुपरस्टार तक वो मैसेज तभी पहुंच सकता है अगर रेफरी फटाफट से जाके सुपरस्टार को बात बता दे। तो ये चीज यहाँ पे हमें दिखाई जाती है बहुत ही अच्छे तरीके से और बताया जाता है कि कैसे रेसलिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइमिंग। यहाँ पे अगर एक मैच मान लो 10 मिनट का बुक करा गया है, अगर वो 12 मिनट चला या 8 मिनट चला, दोनों चीजें बेकार हैं बिकॉज वो प्रोड्यूस ही 10 मिनट के लिए किया गया है। यानी कि तुम्हें ऑन द गो चेंजेस करने पड़े अगर वो छोटा रह गया या फिर जरूरत से ज्यादा लंबा चला गया। तो इस पॉइंट पे बताया जाता है कि कैसे टाइमिंग इज एवरीथिंग। प्लान ए भी गुड टाइमिंग है और प्लान बी भी गुड टाइमिंग है, यहाँ पे और कुछ हो नहीं सकता। और ये रॉ का प्रीमियर तो और भी ज्यादा नर्वस था भाई, बिकॉज सारे सुपरस्टार्स एक बड़ी स्टेज पे ऑलमोस्ट एक रेसलमेनिया लाइक फील थी। ट्रिपल एच और जॉन सीना की ये बैकस्टेज सेगमेंट में दिखाया जाता है। शो से पहले वो बात कर रहे हैं और ट्रिपल एच बोलते हैं कि मैं कोशिश करना चाहता हूं कि ये जब तेरा फेयरवेल टूर खत्म हो तो एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही दिखे जैसा तू चाहता था। तो जॉन सीना यहाँ पे काफी बढ़िया बात बोलते हैं कि कैसे एक 500 पेज की बुक है और ये फेयरवेल टूर सिर्फ 500 पेज है मेरी बुक का, तो हमें बहुत ही कुछ कचरा करना पड़ेगा कि लोग पहले 499 पेजेस भी भूल जाएं। मुझे ये बहुत बढ़िया चीज लगी भाई, किस माइंडसेट से जॉन सीना अपने फेयरवेल टूर को लेके आ रहे हैं। लेकिन एक और बंदी जो स्ट्रगल कर रही थी, काफी नर्वस थी, वो थी रिया रिप्ली, बिकॉज वो इंजर्ड थी, उनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था कि क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। लेकिन कमाल का मैच उन्होंने दिया। डेमियन प्रीस्ट बहुत क्लोज फ्रेंड है रिया रिप्ली के, जो बैकस्टेज उनके साथ बातें करते रहते हैं, उनको समझाते रहते हैं। और रिया रिप्ली वॉकड आउट ऑब्वियसली उस नाइट पे रॉ और नेटफ्लिक्स के प्रीमियर पे एज द न्यू विमेन्स चैंपियन। इसके अलावा सीएम पंक मेन इवेंट में थे शो के, हमको याद है। ऑब्वियसली रिजल्ट्स तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन रॉक के साथ आते हैं, वो बैक स्टेज मिलते हैं गले। रॉक उनसे पूछते हैं भाई तेरे को कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। सीएम पंक बोलते हैं मैं नर्वस हूं थोड़ा, लेकिन मैं सब संभाल लूंगा मोस्ट लाइकली। लेकिन उसके बाद मुझे बढ़िया लगा, वो जाते हैं गुंथर और लुडविग काइजर के पास और कहते हैं कि भाई जो भी मेरा मैच होगा मुझे तुम ऑनेस्ट एडवाइस देना, तुम मेरे 2 यूरोपियन काइंड ऑफ फीडबैक देने वाले लोग हो, ब्रूटली ऑनेस्ट तुम रहना। और दोनों ने बिल्कुल यहाँ पे बोला सीएम पंक को कि हाँ जो तेरे को है वो एज इट इज बताएंगे। तो मुझे अच्छा लगा कि सीएम पंक जैसा बंदा भी एक्नॉलेज कर रहा है भाई जाके, उसको ऐसा नहीं लग रहा कि भाई मुझे सब पता है और मैं सीएम पंक हूं। और इसी चीज के लिए सीएम पंक और सेथ रॉलिंस को मेन इवेंट में डाला गया था। अब ब्रूस प्रिचर्ड इस बात पे ये भी बोलते हैं कि भाई देखो टाइमिंग इज एवरीथिंग, हम ऐसे नहीं बोलते। अब नेटफ्लिक्स पे आके कुछ लोगों को लगता है कि शो 2 घंटे का भी हो जाएगा, कभी 4 का भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और इसका रीजन जबकि उन्होंने नहीं बताया, मेरी असम्पशन ये रहेगी कि WWE को भाई जितना लंबा शो है उसको चलाने के उतने ज्यादा पैसे खर्चने पड़ते हैं बेसिकली, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज एक बिजनेस की कॉस्ट जो है वो लगी होती है कि कितना लंबा शो चलाना है उसके साथ। तो मैं समझ सकता हूं। और क्लियरली यहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे थोड़ी सी बहस हो जाती है ब्रूस प्रिचर्ड और क्रिस पार्क यानी कि अबिस की, जिनको रेसलर के नाम में अबिस से जाना जाता था, वो एक दूसरे से थोड़ी आर्गुमेंट कर रहे हैं क्योंकि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का जो मैच था रॉ नेटफ्लिक्स के प्रीमियर का, वो अपने स्केड्यूल टाइम से बहुत ऊपर चला गया था, 2-2.5 मिनट ऊपर चला गया था। तो वो कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, रेफरी को बोलते हैं कि भाई एनाकोंडा वाइस वाला इनको बोलो मत करें, उसको काट दें। तो कुछ चीजें कट करनी पड़ी बिकॉज मैच जो है वो लंबा चला गया। तो इस एपिसोड के अंदर हमने जाना कि कैसे WWE कनेक्टेड है, कैसे WWE का जो बैक स्टेज माहौल है वो इस तरीके से सेट होता है भाई कि बड़े से बड़ा सुपरस्टार भी बड़े से बड़े शो पे बहुत ज्यादा नर्वस हो सकता है। और जब ऑडियंस के सामने तुम जाते हो तो डेफिनेटली वो चीज मैटर करती है, क्योंकि वहीं तुम्हें सब कुछ करना है और सारे लोग सिर्फ वही चीज है जो लाइव देख सकते हैं। लेकिन अगर तुम वो चीज अच्छी कर जाते हो और शो खत्म हो जाता है
तब तुम आराम से पीछे कुर्सी पे बैठोगे और बोलोगे भाई बहुत मजा आया, अच्छा था, और जो जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो गया। बट मजे की बात यह है कि WWE को ये 1-2 बारी करके खुश होकर नहीं बैठ जाना है, उनको ये चीज हफ्ते में 2 बार तो करनी ही है, और 365 डेज नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ उनको लगे ही रहना है। अगले एपिसोड में और भी चीजों के बारे में बात करेंगे और इंटरेस्टिंग होता जाएगा यहाँ से सीरीज भाई। तो डेफिनेटली वीडियो यहाँ तक देख लिया तो लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।